जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे श्री आईएएस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए एक नई श्रृंखला या एक नई शुरुआत की गई है, जिसका नाम है दोस्तों पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा हो दोस्तों, बेल आइकन पे जाके अर्थात हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं दोस्तों 2 दिन इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी लेट हो गई, लेकिन आगे से नहीं होगी दोस्तों। और आज हम लोग जो हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट की थी दोस्तों, उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से अपने रिवीजन करेंगे। और आज हम उसी पर प्रश्न लेके आए दोस्तों। लगभग 25 से 26 प्रश्न होंगे, जिसमें कुछ पुराने प्रश्न भी होंगे यूपीएससी में आए हुए, अदर एग्जाम्स में आए हुए, और कुछ नए प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। आइए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज की शुरुआत दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ करेंगे, जिसमें टॉपिक नंबर 2 भारतीय वित्त व्यवस्था एवं उसके अंतर्गत आरबीआई या जितने भी उसके नियामक होंगे उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है दोस्तों। आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, जो कि आपके पुरानी टेस्ट सीरीज का है दोस्तों, जो हमने पहली टेस्ट सीरीज में कंप्लीट किया था, जिसका उत्तर सामान्यतः आप लोग आराम से दे देंगे। और आपको 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, चाहे वो उत्तर सही हो या गलत हो, उत्तर ज़रूर देना चाहिए दोस्तों। अगर सही होगा तो आपको अच्छा महसूस होगा, और अगर उत्तर गलत होगा दोस्तों तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसको सही करेंगे, फिर वो दोबारा कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बैंक विलय के पश्चात ग्राहकों पर क्या प्रभाव होता है? सही कथन की पहचान कीजिए। आइए हम पहचान कर लेते हैं। पहला दे रहा है नया खाता संख्या, नया आईएफएससी कोड और एक नया कार्ड मिलेगा। कार्ड का मतलब यहाँ पर एटीएम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी प्रकार के जो कार्ड बैंक से आपको इशू किए जाते हैं उसके बारे में कह रहा है। दूसरा, सावधि एवं आवर्ती जमा। सावधि का मतलब दोस्तों फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती का मतलब आरडी अर्थात रिकरिंग डिपॉजिट। जो दोस्त नए जुड़े हैं वो मेरी वीडियो पर जाएं और वहां पर इन वीडियो को देखें, जहां पर मैंने बहुत विस्तार में एनडीटीएल के अंतर्गत जब हम लोग सीआरआर और एसएलआर का अध्ययन कर रहे थे, वहां पर एनडीटीएल में हमने बहुत ही विस्तार से सावधि एवं आवर्ती जमा पर व्याख्या की है। तो उस पर एक नया ब्याज मिलेगा। तीसरा ऑप्शन है ऋण अदायगी के ब्याज में बदलाव हो जाएगा। आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय है, अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम इसकी व्याख्या सहित आंसर चेक करेंगे। इसका आंसर होगा नया खाता संख्या, नया आईएफएससी कोड और नया कार्ड मिलेगा। मैंने यहाँ पूछा सही कथन की पहचान, तो ये वाली बात तो सही है दोस्तों, लेकिन सावधि और आवर्ती जमा पर कोई नया ब्याज नहीं मिलेगा। आपका ब्याज वही चलता रहेगा जो पुराने बैंक में आपने लिया था। मान लीजिए आप देना बैंक के ग्राहक हैं और आपको सावधि और आवर्ती जमा पर 3% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हो चुके हैं, तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वर्तमान रेट अभी नहीं मिलेगी। पुराने वाले एफडी अर्थात सावधि और आवर्ती पे पुरानी ही रेट चलेगी। आपको नई रेट अगर लेनी हो, अर्थात नया जो है कि इंटरेस्ट रेट लेना हो, उसके लिए आपको नई एफडी और आरडी ओपन करनी होगी बैंक ऑफ बड़ौदा में। साथ ही ऋण अदायगी के ब्याज में भी बदलाव नहीं होगा। आपने देना बैंक से 10 लाख का लोन लिया, जिसको आपको 8% की रेट पे वापस करना है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जब मर्जर हो गया देना बैंक का, तो उस रेट में कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों। तो ये था पहला क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है
जिसमें केवल निर्यात होता है, केवल आयात होता है, न तो निर्यात और न ही आयात होता है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसका उत्तर होगा न तो निर्यात होता है, न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था दोस्तों एक आदर्शवादी अर्थव्यवस्था है, जहां पर उत्पादन के चारों संसाधन उपलब्ध होने चाहिए: श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमशीलता। अगर ये चारों ही संसाधन उपलब्ध होंगे तभी कोई देश किसी भी वस्तु का न तो निर्यात करेगा और न ही आयात करेगा, और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था उस देश के अंदर ही सीमित हो जाती है, अर्थात न निर्यात करता है न ही आयात। ये 2011 यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, आईएएस के एग्ज़ाम में। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वित्त लेन देन का मुख्य आधार क्या होता है? मैंने बहुत अच्छे से आपको जब वित्तीय व्यवस्था का पहला लेक्चर था उसी मैंने बताया था कि वित्त क्या होता है, मुद्रा क्या होती है, उसके उपयोग का अधिकार दिया जाता है तो किस आधार पर दिया जाता है, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। वित्त लेन देन का मुख्य आधार क्या होता है? केवल ब्याज होता है या केवल लाभांश होता है, या ब्याज और लाभांश दोनों होता है, या कोई नहीं? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ब्याज एवं लाभांश दोनों। मैंने बताया था आपको कि जब आप किसी से वित्त लेते हैं, अर्थात जब मुद्रा लेते हैं, तो आपको पूरा अधिकार मिल जाता है कि आप उस मुद्रा का प्रयोग कैसे भी करिए, लेकिन आपको या तो उसके बदले ब्याज देना पड़ेगा, या आप किसी कंपनी में अगर कोई पैसा लगाना चाहते हो, कोई कंपनी खोलना चाहते हो, और जो आपका दोस्त या मित्र जिसने आपको पैसे दिए हैं वो यह कहता है कि मुझे भी कुछ हिस्सा चाहिए प्रॉफिट का, लाभ का कुछ अंश चाहिए, लाभ का अर्थात लाभांश। अब वो अगर लाभ आपको जीरो होता है तो जीरो का ही दे दीजिए, आप जीरो दे दीजिए, अर्थात घाटा होगा तो भी वो उसमें शामिल होगा और फ़ायदा होगा तो भी वो उसमें शामिल हो जाएगा। तो सामान्यतः वित्त लोग ब्याज पर देना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें हमारा मूलधन जो हमने दिया था लोन वो भी बचा रहता है और साथ ही हमें ब्याज भी प्राप्त होता है। बैंक सामान्यतः ब्याज पे ही आधारित होकर काम करती है। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ये वो प्रश्न है दोस्तों जिन प्रश्नों के आगे आने की संभावना लगातार है। मैंने ये जो प्रश्न सेट किए हैं दोस्तों, इसमें मैंने पुराने पेपरों का एनालिसिस किया है, ट्रेंड देखा है, उसी आधार पे मैंने ये पेपर बनाए हैं, जिसमें यूपीपीएससी या बीपीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी या यूपीएससी, इन सब में इन पेपर के आने का ट्रेंड लगभग ऐसा ही रहता है और आने की संभावना बनी रहती है। कुछ क्वेश्चन अभी आपको इसमें यूपीएससी के भी नीचे मिलेंगे और आप उसको भी देख सकते हैं कि कितना मिलता जुलता ये पेपर का ट्रेंड बना हुआ है। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। इरडा, मैंने बताया था आपको इरडा क्या है, यहाँ पे कोई जानकारी उसकी संक्षिप्त में भी नहीं। इरडा का पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंसिडेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरैक्टिव रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपना जवाब दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होगा दोस्तों इसका जवाब? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैंने बताया था जो बीमा क्षेत्र की कंपनियां होती हैं उनका भी कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है, नियामक संस्था होती है, तो उनकी नियामकी संस्था कौन होगी? इरडा होगी। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है और आगे जब हम पूंजी बाजार पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने सेबी के बारे में सामान्यतः स्थापना, अध्यक्ष, कार्यप्रणाली, संख्या, क्षेत्रीय कार्यालय सब पे चर्चा कर रखी है। आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। आइए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उस पर बात करेंगे। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, सेबी के जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें से कौन नहीं है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। अपने जवाब दीजिए दोस्तों।
इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन इसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हमने बात की थी, जिसमें नई दिल्ली था, चेन्नई था, अहमदाबाद था, चौथा इसका कार्यालय था कोलकाता में। ध्यान देना, मैंने क्षेत्रीय कार्यालय पूछा है, मुख्यालय नहीं पूछा है। मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता में है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन नहीं है 4 क्षेत्रीय कार्यालयों में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा मुंबई। इसी तरीके के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न एग्ज़ाम्स में। बहुत कठिन नहीं होते हैं और बहुत आसान भी नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बारीक सा अंतर रख के ऑप्शन में फंसा दिया जाता है आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन है वायदा बाजार। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, वायदा बाजार जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसको हम जींस बाजार भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एफएमसी भी कहते हैं, फ्यूचर मार्केट कमीशन, मैंने बताया था। इसका विलय दोस्तों सेबी में हो गया है। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कब हुआ है सेबी में विलय। सितंबर 2014, सितंबर 2015, सितंबर 2016 और अक्टूबर 2015। बताइए। इसका उत्तर होगा सितंबर 2014। देखिए कितना बारीक अंतर दिया है, सभी जगह मंथ लगभग सितंबर है, केवल ईयर का अंतर किया, 2014, 15, 16, फिर अक्टूबर 2015। इसी तरीके से छोटे छोटे अंतरों के साथ आपको क्वेश्चन में हमेशा फंसाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नोट्स भी बनाया करिए और उस पर बार बार रिवीजन करिए, चाहे वो प्रश्नों के माध्यम से कीजिए या टॉपिक को पढ़ के कीजिए। और अगर उनको समझने में आपको कोई भी समस्या आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं और मैं उस पर पूरा जवाब दूंगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, 7वें नंबर पे। वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिषद, एफएसडीसी, मैंने आपको बताया था फिस्कल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, अर्थात फिस्कल नहीं दोस्तों, फाइनेंशियल हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिषद। इसका अध्यक्ष पूछ रहा है, चेयरपर्सन कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। मुझे उम्मीद होगी आप सभी लोग इसका आंसर सही दे रहे होंगे सभी क्वेश्चन के, और इसका भी उत्तर आप सही देंगे। अगर आप लोगों ने पूरी क्लास देखी होगी मेरी वीडियो, तो अब तक आपका उत्तर आ जाएगा। इसका आंसर होगा वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी हैं। एफएसडीसी क्या करती है? वित्तीय समावेशन रखती है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाती है, साथ ही जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं, जो नियामकीय संस्थाएं हैं, उनके बीच में कॉपरेशन का एक सहयोग का, एक समन्वय का एक मंच है, जहां पे विवाद को कम करके सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है और जिसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर बढ़ा जाता है। तो ये एफएसडीसी के बारे में बहुत विस्तार से मैंने बताया है, आप लोग वीडियो को जाके देखिए और वहाँ पे एफएसडीसी के बारे में समझ में आएगा दोस्तों। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी एफएसडीसी की स्थापना किस समिति के आधार पर हुई थी? एफएसडीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तारापोरे समिति, सरकारी आयोग, लक्ष्मीमल समिति, रघुराम राजन समिति। जल्दी से अपने जवाब दीजिए। अब तक तो कुछ दोस्तों के जवाब आ भी चुके होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा रघुराम राजन समिति। मैंने आपको बताया था एफएसडीसी के लिए रघुराम राजन समिति के द्वारा 2008 में रिकमेंडेशन दी गई थी कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सभी नियामकीय संस्थाओं के बीच में सहयोग और समन्वय को बनाए रखने का प्रयास करे, जिसके लिए तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी ने 2010 में इसकी स्थापना की थी। अर्थात रघुराम राजन समिति ने 2008 में इसकी सिफारिश की थी और तत्कालीन वित्त मंत्री, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय प्रणब मुखर्जी साहब ने इसकी स्थापना की थी। आइए आगे देखते हैं। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार के नियामक क्रमशः बताएं। इस शब्द पे ध्यान देना, मैंने क्रमशः पूछा है, यानी एक सीरीज में पहले मुद्रा बाजार का नियामक बताना होगा, फिर पूंजी बाजार के नियामक। सेबी, आरबीआई, आरबीआई, सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, सेबी, इरडा। इसका जवाब क्या होगा?
इसका जवाब होगा दोस्तों, बताइए, इसका जवाब होगा सी नंबर पे, आरबीआई सेबी। आरबीआई आपका मुद्रा बाजार का होता है और सेबी आपका पूंजी बाजार का होता है। मुद्रा बाजार में बैंकिंग गतिविधियां होती हैं, पूंजी बाजार में शेयर की गतिविधियां होती हैं, अर्थात स्टॉक ट्रेडिंग होती है। जो हम कहते हैं ना शेयर मार्केट में पैसा लगाना, कैसे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें पूंजी बाजार में होती हैं। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि आप सैफ अली खान की बाजार मूवी देख सकते हैं इसके लिए, कि कैसे सेबी और पूंजी बाजार चलते हैं। अगला देखते हैं, एक और टर्म्स है मनी शार्क। मनी शार्क शब्दावली किससे जुड़ी हुई है? ऐसे क्वेश्चन सीधे यूपीएससी पूछ देती है, स्टेट पीसीएस की मनी शार्क। अब आपको लगेगा मनी मतलब पैसा होता है, शार्क मतलब मछली होती है, मछली और पैसे के बीच में क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। शब्दावली पूछ रही है, संगठित मुद्रा बाजार, संगठित पूंजी बाजार, असंगठित मुद्रा बाजार, असंगठित पूंजी बाजार, किससे संबंधित है दोस्तों? ध्यान से समझिएगा और ध्यान से आंसर दीजिएगा। मनी शार्क शब्दावली असंगठित मुद्रा बाजार से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, मुद्रा बाजार में जो असंगठित होते हैं, अर्थात जो हमारे देसी बैंकर होते हैं, जिनको हम सेठ साहूकार कहते हैं, महाजन कहते हैं, दोस्त कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, वही सभी लोग असंगठित मुद्रा बाजार के मनी शार्क होते हैं। अब मनी शार्क की व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी, वो पिछली कक्षाओं में की जा चुकी है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। 11th, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? आपको पता होगा भारत की इस समय सबसे चर्चित बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, इसकी स्थापना किसकी समिति पर की गई थी? ध्यान देना, इस वर्ड पे राष्ट्रीयकरण की बात हो रही है, स्थापना नहीं, सॉरी, राष्ट्रीयकरण। इसका उत्तर हो जाएगा गोरेवाला समिति दोस्तों। रघुराम राजन समिति से अभी आपने देखा एफएसडीसी की स्थापना की गई, बीके चतुर्वेदी समिति और शाही कमीशन से आरबीआई की स्थापना की गई थी 1934 में, और गोरेवाला समिति के द्वारा 1955 में एक सिफारिश की गई थी और इसी सिफारिश के माध्यम से एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कब किया गया था? 1955 में। कौन सी समिति थी? गोरेवाला समिति थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए, 1921 में इंपीरियल बैंक बनाने के लिए किसका विलय नहीं किया गया था? हमने क्लास में पढ़ा था लेक्चर में कि इंपीरियल बैंक को बनाया जाता है, 3 बैंकों का विलय करके बनाया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें यह पूछ रहा है कि कौन सी बैंक उसमें शामिल नहीं थी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, अवध प्रेसिडेंसी बैंक। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका उत्तर होगा अवध प्रेसिडेंसी बैंक। जब हम आरबीआई की स्थापना से पहले पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था ये तीनों बैंक मिलकर विलय कर 1921 में एक इंपीरियल बैंक बनाती हैं और उसका काम होता है मुद्रा जारी करना और बैंकों का नियमन करना। जब यह 1921 में बनी इंपीरियल बैंक ब्रिटिश सरकार की महत्वाकांक्षी जो लालच था उसको पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहा था, तब उन्होंने रॉयल कमीशन बनाया और 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई थी। और उसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में किस कार्य को नहीं करता है? हमने चर्चा की थी कि आरबीआई के एक होते हैं केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य और एक होते हैं विकासात्मक रूप में कार्य। तो यहाँ पे इसी रेफरेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कार्य को आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य नहीं करता है? बैंकों को लाइसेंस जारी करना, बैंकों का नियमन करना, कागजी मुद्रा जारी करना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। जल्दी से जवाब दीजिए अपने। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस कार्य को
वो विकासात्मक कार्य के रूप में करता है, न कि केंद्रीय बैंक के रूप में। हमने आरबीआई के कार्य को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक केंद्रीय बैंक के रूप में और एक विकासात्मक रूप में। तो विकासात्मक रूप में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बैंकिंग व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, इस तरीके के काम करता है। जबकि केंद्रीय बैंक के रूप में बैंकों को लाइसेंस जारी करना, बैंकों का नियमन करना, सरकार का बैंकर होना, विदेशी विनिमय भंडार पर सुरक्षा करना अर्थात उसका नियमन करना, कागजी मुद्रा जारी करना, ये सारे कार्य उसके केंद्रीय बैंक के अंतर्गत थे। मुझे उम्मीद होगी आपका इस क्वेश्चन के माध्यम से सारा टॉपिक लगभग मैं संक्षेप में रिवीजन करा रहा हूँ और आपको भी वो सारे टॉपिक याद हो रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है, कौन सा? हमने पढ़ा है एक होता है मात्रात्मक और एक होता है चयनात्मक। कैसा उपकरण होता है? चयनात्मक। तो यहाँ पूछ रहा है कि मात्रात्मक उपकरण नहीं है, इसका मतलब कोई दो मात्रात्मक उपकरण होंगे और एक मात्रात्मक उपकरण नहीं होगा। पहला है सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको हम एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा है मार्जिन सीमांत निर्धारण और तीसरा सीमांत स्थायी सुविधा दर, जिसको हम कहते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अब आप बताइए अपने जवाब कि कौन मात्रात्मक उपकरण नहीं है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मार्जिन सीमांत निर्धारण। हमने पढ़ा था मात्रात्मक उपकरण में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, एमएसएफ रेट और ओएमओ अर्थात ओपन मार्केट ऑपरेशन। वहीं हमने चयनात्मक में पढ़ा था साख राशनिंग, मार्जिन सीमांत निर्धारण, नैतिक दबाव। इस तरीके के जो कार्य होते हैं वो चयनात्मक उपकरण में होते हैं। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मात्रात्मक उपकरण कौन सा नहीं है, तो मार्जिन सीमांत निर्धारण नहीं है, क्योंकि यह चयनात्मक उपकरण में आता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौद्रिक नीति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सीआरआर बैंक स्वयं के पास रखते हैं, एसएलआर बैंक स्वयं के पास रखते हैं, सीआरआर पर बैंकों को ब्याज मिलता है। सही कथन नहीं है, उसकी पहचान कीजिए। इस पे फोकस रखिएगा। अक्सर हम लोग केवल इसको तो देखते हैं कि सही पूछ रहा है, लेकिन नहीं देखना भूल जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पूछ रहा है आपसे कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए अर्थात केवल ए, केवल बी, ए और सी दोनों, ए बी सी तीनों। ध्यान देना, ए बी या ए सी या ए बी सी तीनों। इसका उत्तर होगा सी। क्या उत्तर होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा सी। कैसे होगा आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए सीआरआर जो होता है दोस्तों, वो बैंक स्वयं के पास नहीं रखता बल्कि आरबीआई के पास रखता है। सीआरआर कहाँ रखता है? आरबीआई के पास रखता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। एसएलआर बैंक स्वयं के पास रखता है, ये स्टेटमेंट सही है। मैंने बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख सकता है, कैश के रूप में रख सकता है, गोल्ड के रूप में भी रख सकता है। जबकि सीआरआर पर बैंकों को ब्याज नहीं मिलता जब ये आरबीआई के पास रखते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए भी सही नहीं है और सी भी सही नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर सी हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूपीएससी 2014 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर विचार करते हैं हम। पूछा सीमांत स्थायी सुविधा दर, आपने अभी देखा एमएसएफ की बात हो रही है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। निवल मांग अर्थात बताइए नेट डिमांड जिसको हम कहते हैं, सावधि देता है अर्थात टीएल। मैंने बताया था आपको एनडीटीएल के समय कि टीएल क्या होता है, टाइम लायबिलिटीज। क्यों हम इसको लायबिलिटीज कहते हैं, पूरी विस्तार से चर्चा हमने कर रखी है। इसकी तरह जो पदबंध होते हैं, पदबंध का मतलब जो शब्द होते हैं, शब्दावलियाँ कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। इसका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? इसका उत्तर आप लोग तुरंत दे देंगे,
बैंक कार्य, युद्ध कौशल, संचार नेटवर्किंग या कोई नहीं? अब तक तो उत्तर भी आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा बैंक कार्य। तो आप देख सकते हैं, अगर आप बेसिक रूप में पढ़ेंगे टॉपिक को, अगर आप बहुत मूलभूत रूप में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी के भी पेपर आप सॉल्व कर लेंगे। और यूपीएससी फिर आपके लिए बहुत लंबी मंजिल नहीं रहेगी, अर्थात दूर की मंजिल नहीं होगी। बस सही दिशा होनी चाहिए, सही दिशा निर्देश होनी चाहिए, जो हमारे इस चैनल श्री आईएएस के माध्यम से आप लोगों को समय समय पे ज़रूर दिया जाता रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, यदि अर्थव्यवस्था में, यह भी क्वेश्चन 2014 में यूपीएससी में ही पूछा गया है। देखिए आरबीआई से ही कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आरबीआई से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर को घटाया जाता है तो क्या होगा? वह अर्थव्यवस्था में व्यय को घटाएगा, वह सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा या अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा? अब आप लोगों को मैंने ये बताया था कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के द्वारा ब्याज दर को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो उससे संबंधित कुछ परिणाम होते हैं। ये उसी संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, अगर ब्याज रेट को हम कम कर दें तो हमें लोन सस्ता मिलेगा बैंकों को, और बैंक अधिक से अधिक लोन अपने पास ले लेंगी। लेकिन अपने पास पैसा रख के, आरबीआई से पैसा रख कर वो अपने पास तो नहीं रखेंगी, वो मार्केट में सप्लाई करेंगी, लोगों को अधिक से अधिक पैसा देंगी कि आप अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए, और वहीं निवेशकों को भी पैसा देंगी। और निवेशक क्या करेगा? कंपनी में पैसा लगाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ जाएगा। मतलब निवेशक अपना पैसा फिर व्यय करेगा कंपनी में। और मैंने पहली क्लास में आपको आय का जब चक्रीय प्रभाव पढ़ाया था तो उसी समय कह दिया था कि इन शब्दों का आगे प्रयोग होगा क्वेश्चन के रूप में, टॉपिक के रूप में। इसीलिए मैंने सबसे पहले मूलभूत अवधारणा के चैप्टर में 3 वीडियो डाली थी, जिसमें लगभग हमने सभी शब्दों को पढ़ लिया था। वहीं पर मैंने बताया था कि किस तरीके से जो निवेश व्यय होता है वो मजदूर की या परिवार की, हाउस होल्ड की आय बनती है। और जब परिवार अर्थात उपभोक्ता जब व्यय करता है, उपभोग व्यय, तो वो कंपनी की आय बन जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2013 का है। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है। मैंने बताया था बैंक रेट सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद रेपो रेट होती है, फिर रिवर्स रेपो रेट होती है। बैंक दर में अगर और वृद्धि कर दी जाए तो इसका मतलब क्या होता है? आरबीआई अब वाणिज्यिक बैंक को कर्ज नहीं दे रहा है, आरबीआई सस्ती मुद्रा नीति या मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है, आरबीआई महंगी या कठोर मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। यूपीएससी के पेपर में यही शब्द दिया गया है, मुद्रा नीति। अर्थात मुद्रा नीति कहिए या मॉनेटरी पॉलिसी कहिए या मौद्रिक नीति कहिए। मैंने आपको बताया है कठोर मौद्रिक नीति और सस्ती मौद्रिक नीति मैंने पढ़ाया था। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी, कि बैंक की रेट अगर बढ़ रही होगी तो वो महंगी मुद्रा नीति अपना रहा है, यानी कि महंगी मौद्रिक नीति को अपनाया जा रहा है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि हम इन्फ्लेशन को अर्थात महंगाई को कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी ही कम पहुंचती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, भारत में बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? अर्थात ये किसको ऋण देते हैं? प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? आपको बताया था हमने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन होते हैं। फिर देखिए चैप्टर हमारा जो मूलभूत अवधारणाएं थी उसका फिर यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र याद करिए आप लोग, जिसमें कृषि प्रधान समाज की बात हुई थी या प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन करने की बात हुई थी प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में हमने इंडस्ट्री पर फोकस किया था। तृतीयक क्षेत्र में हमने सर्विस सेक्टर पर फोकस किया था। तो ऐसे में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को, दुर्बल वर्ग, लघु और छोटे उद्योग या सभी किसको ऋण दिया जाएगा? अब यहाँ पर कई लोगों ने कृषि लगाया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, कृषि, दुर्बल वर्ग और छोटे उद्योग ये तीनों ही प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो हम कहेंगे उपयुक्त सभी, इसी को देने की बात करते हैं। आरबीआई
का हमने जब पढ़ा था किसमें, मार्जिन सीमांत में, कि वो बताता है कि आपको एक ही अपने प्रिय दोस्त या इंडस्ट्री को ही सारा लोन नहीं देना है, बल्कि सभी छोटे छोटे सेक्टर में भी सबको लोन बांटना है, ताकि सभी का विकास समग्र रूप से हो सके। सबका साथ सबका विकास, यही देश का है नारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन और 2013 यूपीएससी, जो कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। यहाँ पर पूछ रहा है खुला बाजार प्रचालन। देखिए कितने नए नए शब्दों का प्रयोग करता है यूपीएससी, ये आपको अपडेट रहना पड़ेगा। और इसका अपडेट कहाँ से मिलेगा, पुराने पेपरों से मिलेगा। आप जो लिक्विडिटी पढ़ते हैं, तरलता पढ़ते हैं, यूपीएससी उसको कई जगह आस्ति वर्ड भी लिखती है। क्या लिखती है, अस्ति वर्ड भी लिखती है। जबकि अस्ति तो हमने संस्कृत में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी अर्थात तरलता को वो अस्ति वर्ड भी प्रयोग करती है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं। ओएमओ की बात हो रही है, ये किसे निर्दिष्ट करेगा, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना। अपना जवाब दीजिए दोस्तों। ये लगभग वो सभी क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाए हैं, और अब आप उसके आंसर बहुत आसान भाषा में दे सकते होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बी। मैंने बताया था ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी प्रतिभूतियों का आरबीआई के द्वारा क्रय और विक्रय किया जाता है। अगर आरबीआई इसको खरीदती है बैंकों से तो मार्केट में लिक्विडिटी अधिक हो जाएगी, और अगर आरबीआई इनको बेचती है तो मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब ये कैसे कम होगी, कैसे अधिक होगी, ये लेक्चर में देखिएगा। चलिए अगले पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आपका यूपीएससी 2013 का है। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी किन कारणों से हो सकती है। आपसे पूछ रहा है सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी। कीमत स्तर का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत आज 10 रुपये है, कल वो 12 रुपये हो गई, परसों 14 रुपये हो गई, यानी लगातार उसमें बढ़ोतरी होने लगी। ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, उसकी हमें चर्चा करनी है। द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है द्रव्य, ये द्रव्य लिक्विडिटी को ही इंडिकेट कर रहा है। जैसे लिक्विडिटी हम पढ़ते हैं, उसी वर्ड को ये इंडिकेट कर रहा है लिक्विडिटी को, कि द्रव्य की पूर्ति में अगर वृद्धि हो जाती है अर्थात बाजार में तरलता अधिक हो जाती है, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट हो जाती है, या प्रभावी मांग में वृद्धि हो जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। आइए सही उत्तर का हम चयन करते हैं। यूपीएससी 2013 का प्रश्न है ये। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या 1 2 3 तीनों। अब दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा, देखिए द्रव्य की पूर्ति में अगर हमारी तरलता अधिक हो जाती है बाजार में तो लोगों के पास पैसा अधिक होता है, और जब पैसा अधिक होने लगता है तो लोग क्या करते हैं, डिमांड अधिक करने लगते हैं। जब पैसा अधिक होता है तो लोग डिमांड अधिक करते हैं, लेकिन उस डिमांड के बराबर हमारे पास सप्लाई भी तो होनी चाहिए, अर्थात वस्तु की आपूर्ति भी तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहा है उत्पादन का समग्र स्तर गिर चुका है, तो हम कहेंगे कि डिमांड लगातार बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी। अगर लोगों के पास पैसा अधिक आ रहा है तो भी वो डिमांड करेंगे, और अगर डिमांड बढ़ रही है तो भी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। 1 2 और 3। देखिए कितनी आसान तरीके से आप यूपीएससी के भी अब क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। अगर आरबीआई अपनी बैंक दर को कम कर देती है, अब ये बैंक दर, ये बैंक नहीं है दोस्तों, यहाँ बैंक है, बैंक दर कम करने पर क्या होगा। क्या बाजार में तरलता बढ़ जाती है, क्या बाजार में तरलता घट जाती है। बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, इसका उत्तर होगा बाजार में तरलता बढ़ जाती है। जब बैंक की रेट कम हो जाती है, आरबीआई की जो बैंक रेट होती है या किसी भी प्रकार की रेट जब वो कम हो जाती है, तो वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक, एसबीआई, पीएनबी,
IDBI, ICICI, ये सारी बैंक अधिक से अधिक लोन ले लेती हैं RBI से, सस्ता मिलता है इनको, और ये फिर आगे निवेशकों को, कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को, विद्यार्थियों को, किसानों को, सबको सस्ती मात्रा में लोन देती रहती हैं। और उसका फलस्वरूप क्या होता है कि बाज़ार में तरलता बढ़ जाती है, अर्थात सभी के पास पैसा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, UPSC 2013। द्रव्य की पूर्ति, द्रव्य मतलब लिक्विडिटी, की यथावत रहने पर द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा? ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, ब्याज दर में कमी हो जाएगी, आय और रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। बताइए। देखिए, द्रव्य की पूर्ति यथावत, मान लेते हैं एक बैंक है, उस बैंक के पास 500 रुपये हैं और हमेशा 500 रुपये ही उसके पास बने रहते हैं। 500 रुपये चले जाते हैं तो फिर 500 रुपये आ जाते हैं, उसके पास पूर्ति यथावत वैसी ही है, लेकिन द्रव्य की मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन पहले 500 रुपये को केवल 5 लोग लेने आते थे और 100 रुपये सभी को मिल जाता था, लेकिन अब 500 रुपये को लेने के लिए 10 लोग आ गए, तो क्या अब डिमांड बढ़ गई कि नहीं? और आपको पता है, अगर डिमांड बढ़ जाएगी और बैंक को लगता है कि मेरे पास पैसे जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग मांगने वाले हैं, तो वो सामान्यतः क्या करती है? ब्याज की दर में वृद्धि कर देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए आपका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर गलत हो गया है, 23 नहीं, यहाँ पे 24 होना चाहिए था। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखिए, UPSC 2013 में पूछा गया है, बहुत आराम से हम लोग करेंगे इसको भी। पूछ रहा है, तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। बैंकों के पास जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा और करेंसी, और तरलता के घटते हुए क्रम में इसका सही अनुक्रम बताएं। तरलता के घटते हुए क्रम में इसका सही अनुक्रम बताएं। बताइए। मैंने आपको बताया था कि तरलता क्या होती है? जब किसी भी वस्तु को हम कैश के रूप में परिवर्तित कर लें, लेकिन न्यूनतम हानि और न्यूनतम समय लगना चाहिए। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सबसे अधिक तरल कौन सी चीज़ होगी? जाहिर सी बात है करेंसी हो जाएगी। तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि 4th नंबर पहले पे आएगा, लेकिन आप देखेंगे बी और डी में 4th नंबर पहले आ रहा है, इनमें नहीं आ रहा है, तो हम इसको कट कर देंगे। लेकिन अब क्या होगा आगे? अगर हम और आगे देखें तो बताइए, 4 के बाद या तो 1 या तो 3। देखिए, करेंसी के बाद आप सीधे पैसा किससे निकाल सकते हैं? बैंकों के पास जो आपने जमा रखी है, मांग जमा, जिसको जब चाहें तब निकाल सकते हैं, बैंक जाने की आवश्यकता भी नहीं है, ATM से ही पैसा निकाल लीजिए। तो दूसरा तो आवश्यकता जैसे ही आपको पड़ी, कम समय में तुरंत आपने ATM से पैसे निकाल लिए। फिर तीसरे नंबर पर आएगा बैंकों के पास जो बचत जमा है, बचत जमा जो आपने सेविंग कर रखी, जिसको सामान्यतः आप यूज कम करते हैं। और चौथे नंबर पे आएगा सबसे लास्ट में बैंकों के पास सावधिक जमा, क्योंकि ये एक फिक्स डिपॉजिट होता है। अगर हमने 1 साल के लिए किया है तो 1 साल से पहले ये तोड़ी नहीं जा सकती, अर्थात पैसे नहीं निकाले जा सकते इसमें से। अगर आप निकालना चाहते हो तो पैसे तो मिलेंगे, लेकिन ब्याज दर कम हो जाएगी। 6% अगर आपने तय कर रखी है तो हो सकता है बैंक आपको 3% ही केवल दे, तो आपको नुकसान हो सकता है। और तरलता किसे कहते हैं? जिसमें न्यूनतम नुकसान हो, वो वस्तु अधिक तरल है। इसीलिए ऑप्शन बी, जो बैंकों के पास सावधिक जमा है, उसे हमने सबसे लास्ट में रखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 4132। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। UPSC 2015, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। निम्नलिखित पर बैंक दर, खुली बाजार कार्रवाई OMO, लोक ऋण, लोक राजस्व, जिसको हम पब्लिक डेट कहते हैं और पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं, कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है? देखिए, इसीलिए मैंने मौद्रिक नीति के घटक में मात्रात्मक और चयनात्मक का एक डायग्राम बनवाया था और बार बार उसको रिवीजन करा रहा था मैं। जब भी CRR पढ़ाना होता था तो फिर रिवीजन, बैंक रेट पढ़ाना था फिर रिवीजन, रेपो रेट पढ़ाना था फिर रिवीजन, और उसी पर आधारित सीधा एक क्वेश्चन 2015 में आपसे पूछा गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें? बताइए। इसका उत्तर होगा सी, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है मौद्रिक नीति के घटक। आपने बैंक रेट पढ़ी है और OMO पढ़ा है, जबकि ये जो पब्लिक ऋण
अर्थात लोक ऋण और लोक राजस्व ये सरकार के काम होते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब राजकोषीय नीति पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन दोनों शब्दों की चर्चा बहुत विस्तार से करेंगे और आपको उस समय समझ में आ जाएगा कि ऋण और राजस्व सरकार से संबंधित कैसे है। यहाँ हम आरबीआई के संबंध में देखेंगे, क्योंकि आरबीआई ही मौद्रिक नीति को लागू करता है। तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति के रूप में बैंक रेट और ओएमओ का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में से किसे पुनर्कटौती दर कहा जाता है? ये पुनर्कटौती ठीक से नहीं लिखा गया है, ये र नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा। पुनर्कटौती दर कहा जाता है, मैंने बताया था आपको, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, एमसीएलआर और पीएलआर। बताइए इनमें से कौन सी पुनर्कटौती रेट कहलाती है, जिसका प्रयोग हम एसएलआर के रूप में भी करते हैं दंड देने के लिए, और साथ ही साथ जब किसी कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो प्रतिभूतियों को बेचकर कुछ कम पैसे अर्जित कर लेता है आरबीआई के द्वारा। अब तो आपको हिंट भी मिल गया, अब आपका जवाब आना चाहिए। तो इसका जवाब होगा बैंक रेट। बैंक रेट को हम पुनर्कटौती दर भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, ये थे बहुत बेहतरीन 25 क्वेश्चन, जिसको मैंने खुद तैयार किए थे कुछ क्वेश्चन को, और कुछ मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन उठाए हैं। मुझे उम्मीद होगी कि अब आप कंपैरिजन कर ले रहे होंगे कि यूपीएससी जिस तरह से क्वेश्चन पूछती है उसी तरीके से हमने अध्ययन भी किया है, और उसी से संबंधित हमने कुछ प्रश्नों को बनाया भी है नए तरीके से, जिनके आने की संभावना आगे के एग्जाम्स में लगातार बनी हुई है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा मुद्रा एवं बैंकिंग, या फिर चौथे नंबर का जो टॉपिक है वित्तीय समावेशन, उसको पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। और अब ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। हाँ दोस्तों, यह क्लास अब आपको अल्टरनेट दिन पे मिलेगी, एक दिन के गैप पर मिलेगी। एक दिन क्लास आज हो गई है तो अगली क्लास आपको परसों मिलेगी। और प्लीज़ दोस्तों, हमारा जो नया प्रोग्राम है आप उस पर भी बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, जैसे इस पे देते हैं। उसका नाम है पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स। और भी आपके लिए इसी तरीके के इनोवेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। जल्दी ही आपके सामने हम लोग फिर प्रस्तुत होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।